हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बार बार कहते हैं कि सर वीडियो बड़ा डालते हैं, आप बड़ा डालते हैं, तो वीडियो छोटा डालने के लिए मैंने एक ट्रिक लगाई है कि क्यों न कुछ रिएक्शंस पहले ही बोर्ड पर लिख ली जाए, ताकि ये जो रिएक्शंस लिखने का समझाने का थोड़ा सा टाइम अपने पास में बच जाए, वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए। कोशिश की वीडियो थोड़ा छोटा। पिछला वीडियो तो हालांकि ज्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत ही शॉर्ट वीडियो था PCl3 का। आज अपन पढ़ने वाले PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पढ़ लिया था, आज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पढ़ेंगे। PCl5 का अध्ययन करेंगे। तो इसको बनाने की विधियां देखें, ठीक वही विधियां जो PCl3 की थी। फास्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो। अगर फास्फोरस की 6 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई थी हमने, तब तो PCl3 बना था, और 10 मोल के साथ कराओगे तो PCl5 बन जाएगा। फास्फोरस की रिएक्शन सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ SO2Cl2 का नाम बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ कराओ, सीधी सी रिएक्शन हो जाएगी, क्लोरीन निकल के सारे इधर जुड़ जाएंगे, SO2 गैस बचेगी केवल, तो PCl5 और SO2 बन जाएगी। या फिर आप PCl3 की रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, तो PCl5 भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PCl3 भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PCl5 में। ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की विघटन की विधियां। अब बात कर लेते हैं अपन इनके गुणों की और स्ट्रक्चर की। तो गुणों की बात करें तो ये हल्का रंग का श्वेत पीत पाउडर होता है, यानी हल्का सा पीला रंग लिए हुए। सफेद पाउडर होता है जिसमें हल्का सा पीला रंग होता है, और पाउडर होता है यानी ठोस अवस्था में होता है। PCl5 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी इसमें संकरण हो जाएगा sp3। 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, यानी 5 ऑर्बिटल भाग लेंगे संकरण में, एक S 3 P और फिर एक D कक्षक और भाग लेगा, तो संकरण हो गया sp3D संकरण होगा। समझ गए। संरचना sp3D संकरण के लिए ये संरचना होती है समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। 1 2 3, ये 3 क्लोरीन तो ये जोड़ दिए मैंने, और ये 2 क्लोरीन जुड़ेंगे पिरामिड के रूप में। ये लीजिए, ये इसकी संरचना होती है समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इस प्रकार की संरचना होती है इसमें। अब इसकी संरचना में देखिए, आपको जो खास चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है। ये वाले जो 2 क्लोरीन है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ये वाला बॉन्ड होता है 220 पिकोमीटर लंबा, ये वाले दोनों क्लोरीन के बॉन्ड, जबकि ये वाले तीनों क्लोरीन के बॉन्ड होते हैं 202 पिकोमीटर लंबे। PCl5 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाले जो दोनों क्लोरीन है, इनको अक्षीय बॉन्ड बोलते हैं। अक्षीय बंध, 2 अक्षीय बंध हैं इसमें, और इसके अलावा बाकी के जो 3 हैं, 1 2 3, इन तीनों बंधों को अपन पिरामिड वाले जो 2 हैं वो तो हो गए अक्षीय बंध, ये तो है पिरामिड वाले। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का बॉन्ड एंगल बंध कोण होता है 90 डिग्री बंध कोण। आप देख सकते हैं समतल, ये तीनों इस तरह से समतल है, और ये वाला इस तरह से पिरामिड पे ऐसे लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड एंगल हो गया 90 डिग्री का। एक ऐसे नीचे लगा हुआ, ये भी 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ। बाकी के जो 3 क्लोरीन समतल त्रिकोण में जुड़े हुए तीनों क्लोरीन, इनकी बात करते हैं। 1 2 3, इनको भूमध्य क्लोरीन कहा जाता है। ये भूमध्य बॉन्ड है, कौन से, समतल वाले। और इनका जो बॉन्ड एंगल है तीनों का, वो होता है 120 डिग्री। समतल में त्रिकोण में जोड़ेंगे तो 120 डिग्री पे रहेगा। इन तीनों का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और इन दोनों का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। चूंकि 120 डिग्री यानी बॉन्ड एंगल ज्यादा है, सभी क्लोरीन दूर दूर है, और ये वाले दोनों क्लोरीन 90 डिग्री पे, यानी इनकी तुलना में ये ज्यादा नजदीक है। भाई एक तो अपन 120 डिग्री पे दूर दूर ही रहेंगे, और 90 डिग्री पे लाएंगे तो क्लोरीन थोड़े नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आने के कारण इन दोनों में प्रतिकर्षण ज्यादा लगता है, और ज्यादा प्रतिकर्षित होने के कारण ये ज्यादा दूर रहेंगे, यानी इनका बॉन्ड ज्यादा लेंथी होता है। एक तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, PCl5 के 5 बॉन्ड समतुल्य नहीं होते, सेम नहीं होते। भूमध्य वाले तीनों सेम है, 120 डिग्री पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। अक्षीय जो दोनों क्लोरीन है, पिरामिड वाले दोनों क्लोरीन, बॉन्ड एंगल कम होता है 90 डिग्री, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी 220। यानी अगर आप इसकी रिएक्शन करवाना चाहो PCl5 की,
तो ये वाले दोनों क्लोरीन पहले टूटेंगे। तो ध्यान रखना PCl5 की रिएक्शन हमेशा 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में उसके 2 क्लोरीन टूटते हैं, फिर दोबारा रिएक्शन कराओगे तो उसके 3 क्लोरीन टूटेंगे। ये ध्यान रखना है PCl3 में ऐसा नहीं था कुछ भी। PCl3 के तीनों क्लोरीन एक साथ ही टूटते हैं। PCl5 में 2 बार रिएक्शन होगी क्योंकि ये दोनों क्लोरीन है, ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इसका मतलब ये भी हो गया कि PCl3 की तुलना में PCl5 कम स्थायी है। इसके ये 2 क्लोरीन टूट करके निकलना चाहते हैं। PCl3 का स्थायित्व ज्यादा है और PCl5 का स्थायित्व कम होगा। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और इसी के अकॉर्डिंग अब अपन इनकी रिएक्शंस करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इनका करवा देता हूं जल अपघटन, PCl5 का जल अपघटन। अब देखिए PCl5 की मैं रिएक्शंस करवाने का आपको तरीका बता देता हूं। ये PCl5 है। अब इसकी जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो पहली जो स्टेप में रिएक्शन होती है उसमें केवल ये 2 ही क्लोरीन निकालने हैं आपको। तो इसकी रिएक्शन आप हमेशा इस तरह से करवाना पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में रिएक्शन अलग हो जाएगी। अब जैसे मैं PCl5 का जल अपघटन करवाना प्लस H2, तो PCl5 को आप इस तरह से तोड़िए। तो जल के साथ में देखो HOH, जल के साथ में इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी इसकी। HCl HCl 2 मोल तो बन जाएंगे HCl 2HCl प्लस एक ये बन जाएगा POCl3। ये हो गया PCl5 का एक बार जल अपघटन हो गया, 2 क्लोरीन टूट गए। अभी 3 और बचे हुए हैं तो एक बार और करवाएंगे आप। POCl3 का एक बार और होगा फिर से। यहां नीचे यहीं पर लिख देता हूं POCl3 प्लस H2। और अब आपको तीनों क्लोरीन निकालने, यानी अब रिएक्शन PCl3 के समान ही होगी। 3 H2O ले लो, तीनों क्लोरीन तो OH की जगह, तीनों OH इधर, तो PO तो पहले से और इस पर 3 OH जोड़ रहा हूं। 3 OH का मतलब 3 ही तो हाइड्रोजन है, 3 ही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 3 और 1 4 हो जाएंगे, यानी H3PO4 बन जाएगा। और क्लोरीन इधर ले आओ 3HCl। ये तो हो गया इसका जल अपघटन। जल अपघटन के बाद में अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन होगी इसकी। PCl3 की हुई थी ठीक वैसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी। तो देखो आप कैसे कराओगे। PCl5 को देखो ये तोड़ रखा मैंने, अल्कोहल को भी तोड़ लो ROH। ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो गई, ये बन गया RCl, ये लीजिए RCl प्लस ये बन गया POCl3 प्लस ये बन गया HCl। और अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी, उसके साथ में आपको सेम ही करवानी है। ये लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हो गई। PCl5 के दोनों क्लोरीन तो, और ये RCOOH। देखो क्या बनेगा, एक तो ये बन गया RCOCl अम्ल या अम्ल क्लोराइड या ऑयल क्लोराइड। ये बन गया POCl3, ये बन गया HCl, POCl3 प्लस HCl। ये है इसकी रिएक्शंस जो ठीक PCl3 के समान ही है। PCl3 की भी इसी तरह से होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि PCl3 में तीनों क्लोरीन निकलते थे और यहां पर आपको तीनों क्लोरीन ने निकाल करके केवल 2 ही क्लोरीन निकालने हैं पहली स्टेप। अभी अपन ने बात की कि PCl5 थोड़ा कम स्थायी होता है दोनों क्लोरीन के कारण। तो PCl5 को जब अपन गर्म करते हैं तो इसकी कोशिश होती है टूटने की, और गर्म करने पर ये टूट जाता है PCl3 में, क्योंकि PCl3 ज्यादा स्थायी है, इसलिए टूट करके ज्यादा स्थायी होने की कोशिश करता है। या फिर अगर आप इसकी किसी धातु के साथ में, धातु पाउडर के साथ, जैसे मैंने सिल्वर के साथ रिएक्शन करवा दी, या फिर टिन धातु के साथ रिएक्शन करवा दी SN, तो भी इसकी कोशिश यही रहती है कि PCl5 से PCl3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि PCl5 की तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है। जैसे Ag के साथ रिएक्शन कराओगे तो अपने 2 क्लोरीन Ag को दे देगा, तो ये बन जाएगा PCl3 प्लस 2AgCl। टिन के साथ रिएक्शन कराओगे 2 क्लोरीन टिन को दे देगा, टिन प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था में मतलब 4 क्लोरीन ले सकता है, तो आप PCl5 के दोनों ले लेना, दोनों ने 2-2 क्लोरीन दे देंगे और PCl3 में चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा SnCl4। इस तरह से होती है फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड की रिएक्शंस। इसके अलावा जो PCl5 होता है यह ठोस अवस्था में, आयनिक अवस्था में पाया जाता है। इसके 2 अणुओं के बीच में देखिए
आयन बढ़ते हैं किस प्रकार से बढ़ते हैं, एक PCl5 का अणु अपना एक Cl माइनस दूसरे PCl5 को दे देगा। तो इसका देखो एक Cl माइनस निकालो, PCl4 प्लस, और वो Cl माइनस इसमें जोड़ो, PCl6 माइनस। ठोस अवस्था में ये इस रूप में पाया जाता है, आयनिक रूप में। ये धनायन और ऋणायन बन गए, इसके आयनिक अवस्था में ये इस प्रकार से पाया जाता है। तो ये था अपना फास्फोरस का दूसरा हैलाइड, फास्फोरस पेंटाइलाइड। पहला था फास्फोरस ट्राइलाइड और आज वाला है फास्फोरस पेंटाइलाइड। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसकी स्ट्रक्चर। ध्यान रखना सभी पांचों बॉन्ड समतुल्य नहीं होते, उसके कारण इसकी रिएक्शंस भी अलग प्रकार की होंगी। मतलब पहले 2 ही क्लोरीन निकलेंगे, बाकी के 3 बाद में निकलेंगे। तो इसी के साथ में अपने फास्फोरस के दोनों हैलाइड कंप्लीट होते हैं। आज के वीडियो को भी आपने अंत तक देखा है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।